गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है वर्धन साम्राज्य का प्रमुख शासक सम्राट हर्षवर्धन, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था। प्रतापी और महान सम्राट थे और दानी भी थे। तो आज हम हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्राट हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रमुख उपलब्धियां, साहित्य और कला में योगदान, हर्षवर्धन का शासन प्रबंध, इन सब की जानकारी हम इसके अंतर्गत प्राप्त करेंगे। जैसा कि गुप्त काल के पश्चात भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ जो कि विभिन्न रूपों में लगभग 1000 वर्ष तक हावी रही थी। भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ जो विभिन्न रूपों में लगभग 1000 वर्ष तक हावी रही थी। तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात जिन नए वंशों का उदय हुआ, गुप्त वंश के पतन के पश्चात जिन नए वंशों का उदय हुआ था, उनका विवरण निम्नलिखित है। राजवंश, स्थान, प्रमुख शासक और इनकी उपलब्धि। तो राजवंश, गुप्तों के पतन के पश्चात निम्नलिखित राजवंश हुए, जिनमें पहला था मैत्रक राजवंश। ये वल्लभी भी शासन करते थे। इनके प्रमुख शासक थे भट्टारक और धर्मसेन चतुर्थ थे। इनकी जो उपलब्धि थी वह थी नवोदित राज्यों में लंबा शासन इन्होंने किया था। मैत्रक राजवंश में इनका स्थान वल्लभी रहा। इसी प्रकार दूसरा राजवंश जो था वह था मौखरी राजवंश। मौखरी राजवंश था, ये इनका जो स्थान था कन्नौज था। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा प्रमुख थे। इनकी जो उपलब्धि थी, हुनों को पराजित कर इन्होंने पूर्वी भारत को बचाया था। मौखरी, जिनका निवास स्थान कन्नौज था, इनके प्रमुख शासक हरिवर्मा और ईशान वर्मा रहे और सर्ववर्मा इस वंश के प्रमुख शासक हुए। इनकी जो उपलब्धि थी, हुनों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनसे बचाना। फिर तीसरा जो राजवंश था पुष्यभूति वंश रहा। थानेश्वर, इनका स्थान जो था थानेश्वर था। पुष्यभूति वंश, स्थान थानेश्वर। इनके प्रमुख जो शासक थे पुष्यभूति थे, प्रभाकर वर्धन थे, राज्यवर्धन थे और इस वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां थी वह थी गुप्तों के उपरांत उत्तर भारत में सबसे विशाल साम्राज्य पुष्यभूति वंश ने ही स्थापित किया था। पुष्यभूति राजवंश, जिनका स्थान थानेश्वर था, इस वंश के प्रमुख राजा पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन रहे। इनकी प्रमुख उपलब्धि जो थी, गुप्तों के उपरांत उत्तर भारत में सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा चौथा जो राजवंश था वह था परवर्ती गुप्त। इनका स्थान मगध रहा। इनके मुख्य शासक थे महासेन गुप्त और मौखरियों से इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही थी। परवर्ती गुप्त
जिनका स्थान मगध था। इनका प्रमुख राजा महासेन गुप्त हुआ। मौर्यों से इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही थी। इसी प्रकार चंद्र अर्थात गौड़ बंगाल की राजधानी चंद्र राजवंश, इनका स्थान बंगाल था। गौड़ वंश का प्रमुख शासक शशांक था, जिसने कि हर्षवर्धन के भाई और उनके जीजा जी की हत्या कर दी थी। इनकी उपलब्धि थी शशांक की थानेश्वर व कन्नौज से इनकी शत्रुता चलती रही। बंगाल के प्रमुख शासक शशांक की थानेश्वर व कन्नौज से इनकी शत्रुता चलती रही थी। आइए अब हम देखते हैं पुष्यभूति वंश, जिसका संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। तो अब हम पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुष्यभूति का प्रमुख शासक पुष्यभूति वंश का प्रमुख शासक पुष्यभूति ही था। तो लगभग इस समय 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर में एक नया राजवंश स्थापित हुआ था। इस वंश का जो राज संस्थापक थे पुष्यभूति रहे। पुष्यभूति भगवान शिव के परम भक्त रहे। प्रारंभ में इस वंश के शासक स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्र शासक के सामंत के रूप में शासन करते थे। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रमुख और प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं, जिनमें 2 पुत्र थे और 1 पुत्री। पुत्रों के नाम थे राज्यवर्धन, जो कि प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी बना। दूसरे थे हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश का सबसे प्रमुख शासक हुआ। इसी प्रकार इनकी एक पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की राज्यश्री। पुत्री का नाम था राज्यश्री। तो प्रभाकर वर्धन एक कुशल योद्धा थे और एक प्रतापी सम्राट थे। वैवाहिक संबंधों से इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के नरेश ग्रहवर्मन के साथ कर दिया और कन्नौज राज्य से मित्रता प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार प्रभाकर वर्धन एक प्रतापी महान सम्राट था, जिसने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत कर ली और अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के नरेश ग्रहवर्मन के साथ कर इनकी मित्रता प्राप्त कर रही थी। फिर है प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी बना हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राज्यवर्धन बना था। उसके गद्दी पर बैठते ही कुछ समय पश्चात मालवा के परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर इन दोनों ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज नरेश ग्रहवर्मन, जो कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का जीजा था, उसकी हत्या कर दी। देवगुप्त और शशांक इन दोनों ने ही मिलकर हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और हर्षवर्धन की बहन अर्थात राज्यश्री को इन्होंने कैद में कर लिया। राज्यश्री को कैद में करने के पश्चात
जब राज्यवर्धन को यह समाचार मिला तो वह अपने बहनोई का बदला लेने के लिए और अपनी बहन राज्यश्री को छुड़वाने के लिए एक विशाल सेना लेकर पूर्व में गौड़ अर्थात बंगाल की ओर रवाना हुआ। मालवा का राजा देवगुप्त तो पराजित हो गया था, लेकिन शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी और कन्नौज पर शशांक ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राज्यवर्धन की हत्या बंगाल के प्रमुख शासक शशांक के द्वारा कर दी जाती है। फिर राज्यवर्धन के पश्चात पुष्यभूति वंश का जो शासक है हर्षवर्धन को बनाया गया। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक प्रमुख शासक रहा। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, अर्थात थानेश्वर की गद्दी उसने संभाली। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का दूसरा पुत्र था। स्वभाव से हर्षवर्धन पहले सीधा साधा साधु प्रकृति का था, लेकिन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन का वध हो जाने के कारण उसे थानेश्वर की गद्दी संभालनी पड़ी थी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की रही थी। हर्ष को शासक बनते ही 3 कठिनाइयों या समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हर्ष को शासक बनने पर 3 कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इनमें पहली थी अपनी बहन राज्यश्री को छुड़वाना। हर्षवर्धन के सामने सबसे पहली कठिनाई की समस्या थी अपनी बहन राज्यश्री को शशांक की कैद से छुड़ाना। दूसरी समस्या या कठिनाई थी वह थी अपने भाई राज्यवर्धन के हत्यारे शशांक से बदला लेना। इसने हर्षवर्धन के जीजा की भी हत्या कर दी थी शशांक ने। अतः अपने भाई राज्यवर्धन और अपने जीजा गृहवर्मन की हत्या का शशांक से बदला लेना इसकी दूसरी मुख्य समस्या थी। तीसरी थी शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा करना, क्योंकि राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात अब शत्रुओं के हौसले बढ़ गए थे और कन्नौज राज्य को मुक्त करवाकर अर्थात कन्नौज राज्य को शशांक से मुक्त करवाकर वहां की व्यवस्था देखना भी हर्षवर्धन के लिए एक चुनौती थी। लेकिन हर्षवर्धन इन कठिनाइयों या बाधाओं से घबराया नहीं, बल्कि इन समस्याओं का सामना करने का उसने निश्चय कर लिया। तो हर्ष ने बड़े साहस, योग्यता और धैर्य के साथ इन समस्याओं का निवारण करने का निर्णय लिया। हर्षवर्धन एक बड़ी सेना लेकर इन समस्याओं के निवारण के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही हर्षवर्धन को समाचार मिला कि उसकी बहन राज्यश्री बंदी गृह से भागकर अपने पति के साथ सती होने के लिए चली गई है। अब हर्ष ने अपने सेनापति भांडी को शशांक पर निगाह रखने का आदेश दिया और स्वयं अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा। हर्ष अपनी बहन के पास उस समय पहुंचा जब वह अपने पति के साथ सती होने जा रही थी। तो इस प्रकार राज्यश्री को समझा बुझाकर हर्षवर्धन किसी प्रकार से कन्नौज वापस ले आया, परंतु शशांक ने हर्षवर्धन से भयभीत होकर वह कन्नौज छोड़कर भाग निकला। इस प्रकार बिना किसी संघर्ष के कन्नौज शशांक से मुक्त हो गया था।
कनौज के मंत्रियों के आग्रह करने पर पहले तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन के संरक्षक के रूप में कार्य करना जारी रखा, परंतु बाद में हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज राज्यों को एक कर लिया और इस राज्य की जो सम्मिलित राजधानी थी वह कन्नौज को बनाया। अतः हर्षवर्धन के समय उसके राज्य की जो राजधानी थी वह कन्नौज रही थी। हर्षवर्धन स्वयं थानेश्वर का राजा था। फिर नेक्स्ट है हर्षवर्धन एक योद्धा और विजेता के रूप में, अर्थात हर्षवर्धन की प्रमुख उपलब्धियां। सबसे पहले देखेंगे हम हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियां, इसके बाद जानकारी प्राप्त करेंगे हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में और उसके पश्चात हर्षवर्धन का बौद्ध धर्म में योगदान तथा इसके साथ साथ हम हर्षवर्धन के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियां। इसमें पहली उपलब्धि थी गौड़ पर अधिकार। बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार, जहां का शासक जो था शशांक रहा था। दूसरा है वल्लभी पर आक्रमण। वल्लभी का शासक ध्रुवसेन द्वितीय रहा। फिर है हर्षवर्धन ने 5 भारत पर विजय प्राप्त की तथा 5 भारतीय प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, जिसमें पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इसके अलावा दक्षिण भारत के प्रमुख शासक चालुक्य वंश के प्रमुख राजा पुलकेशिन द्वितीय से भी हर्षवर्धन को युद्ध लड़ना पड़ा था, परंतु इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हो गई थी। फिर भी यह युद्ध हर्षवर्धन की वीरता और साहस को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा असम और मालवा पर विजय प्राप्त हुई। असम का राजा भास्कर वर्मन रहा और मालवा का राजा देवगुप्त था। इसके साथ साथ हर्षवर्धन ने सिंध पर आक्रमण किया, नेपाल और कश्मीर पर। इसके अलावा पूर्वी अभियान किया। गंजम विजय हर्षवर्धन की अंतिम विजय रही थी। तो हर्षवर्धन की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। तो हर्ष ने थानेश्वर और कन्नौज राज्य को एक कर कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था, जिससे हर्षवर्धन की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी और वह भारत के राजनीतिक एकीकरण की बात सोचने लगा था। वह एक विशाल सेना लेकर सैनिक अभियान पर निकल पड़ा था। हर्ष की विजयों का विस्तृत एवं क्रमबद्ध जो विवरण है वह हमें प्राप्त नहीं होता है। चीनी यात्री ह्वेंसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में ही भारत आए थे, उसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा कि हर्ष ने 6 वर्ष निरंतर युद्ध किए और 5 भारतीय राज्यों पर अधिकार कर लिया था। उसने शीघ्र ही अपने भाई की हत्या का बदला लिया था और उसने अपने आप को भारत का स्वामी भी बना लिया था। हर्ष द्वारा जीते गए 5 राज्य कौन कौन से थे, उन्हें कब जीता, इसका विस्तृत विवरण हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इतना अवश्य है कि इन विजयों से हर्ष का लगभग संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत पर एकाधिकार स्थापित हो गया था। सबसे पहले है गौड़ बंगाल पर विजय नंबर 1। तो हर्ष ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक को मारने की प्रतिज्ञा की थी। हर्ष ने कामरूप देश के राजा भास्कर वर्मन की सहायता से गौड़ पर आक्रमण भी किया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 619 ईस्वी तक गौड़ पर शशांक ने शासन किया था, इसलिए 619 के बाद ही शशांक की स्वाभाविक मृत्यु होने के बाद आक्रमण किया होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि हर्ष ने गौड़ पर आक्रमण किया था और उसे अपने साम्राज्य में शामिल भी कर लिया था। अभिलेखों से पता चलता है कि 634 ईस्वी में हर्ष का गौड़ राज्य पर अधिकार
स्थापित हो गया था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष ने उसको साम्राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। अर्थात शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने गौड़ पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। नंबर 2 पर है वल्लभी पर आक्रमण, जिसका शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। इस समय वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष ने वल्लभी नरेश पर आक्रमण किया था और उसे पराजित भी कर दिया था, किंतु कुछ विद्वानों का यह मानना था कि इस समय वल्लभी नरेश को सहायता देने के लिए हर्ष के शत्रु लाट, मालव, गुर्जर आदि संयुक्त हो गए थे। अतः अपने विरुद्ध इस मोर्चे को भंग करने के लिए हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम कर लिए थे। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हर्ष ने प्रारंभ में उसे पराजित कर दिया था और बाद में अपनी पुत्री का विवाह भी ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था और उसे उसका राज्य लौटा दिया था। इस प्रकार हर्ष ने वल्लभी नरेश को अपना मित्र बना लिया था, जो हर्षवर्धन की कूटनीतिक योग्यता का परिचय देती है। इस पर वल्लभी नरेश के साथ हर्षवर्धन ने मित्रतापूर्ण संबंध कायम करते हुए अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। नेक्स्ट है 3 नंबर, पंच भारत की विजय। तो चीनी यात्री अवेंग सांग ने कहा था कि हर्षवर्धन ने निरंतर 6 वर्ष युद्ध किए थे और 5 भारतीय राज्यों पर उसने एकाधिकार कर लिया था। ये 5 भारतीय राज्य थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इन 5 भारतीय राज्यों पर उसने अपना एकाधिकार स्थापित किया था। अतः हर्षवर्धन के लिए सकलोतरापथनाग की उपाधि का प्रयोग किया। स्पष्ट है कि हर्ष समस्त उत्तरी भारत का स्वामी रहा था। फिर है पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का प्रमुख शासक। पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी हर्षवर्धन ने युद्ध लड़ा था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और महान सम्राट था और दक्षिण भारत में उसका काफी सम्मान था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के विरुद्ध वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय की सहायता भी की थी। यही कारण है कि हर्ष पुलकेशिन द्वितीय को अपना शत्रु मानता था। हर्ष की यह इच्छा थी कि समुद्रगुप्त की भांति ही वह दक्षिण भारत पर भी विजय अभियान करे। अतः एक विशाल सेना लेकर उसने नर्मदा नदी पार की। दोनों सेनाओं के मध्य नर्मदा नदी के तट पर घमासान युद्ध हुआ था। हर्ष स्वयं अपनी सेना का संचालन कर रहा था। चालुक्य वंश के अभिलेखों से पता लगता है कि इस युद्ध में हर्ष की बुरी तरह से पराजय हुई थी। उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी, हाथी नष्ट हो गए थे और हर्ष को निराश होकर वापस लौटना पड़ा था। अब यह निर्विरोध रूप से माना जाता है कि पुलकेशिन के विरुद्ध हर्ष का जो अभियान था असफल ही रहा था और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन यह जो घटना है हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षा, साहस और वीरता को प्रदर्शित करती है कि उसने दक्षिण भारत के प्रमुख शासक अर्थात पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करने का साहस दिखाया था। यह युद्ध 630 और 634 ईस्वी के बीच माना जाता है। फिर असम और मालवा राज्य पर विजय। असम का राजा भास्कर वर्मन था। भास्कर वर्मन की बंगाल के राजा शशांक से शत्रुता थी और शशांक की हर्ष से शत्रुता रही। अतः भास्कर वर्मन ने शशांक से अपने राज्य की रक्षा के लिए हर्ष की मित्रता स्वीकार कर ली थी, अर्थात हर्ष की दीनता मान ली थी। फिर मालवा के राजा देवगुप्त पर हर्ष ने आक्रमण किया था और पराजित होकर वह भाग गया था। हर्ष ने उसका पीछा किया और उसे अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया था। फिर है सिंध विजय।
हर्ष ने सिंध पर आक्रमण के कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। बाण भट्ट के अनुसार हर्षवर्धन ने सिंध पर आक्रमण कर वहां के राजा को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, लेकिन ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि वह जब सिंधु नदी पहुंचा था तब सिंध एक स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य था, इसलिए यह निश्चित पूर्वक नहीं कह सकते कि हर्ष ने सिंध पर विजय प्राप्त की होगी। इस प्रकार नेक्स्ट है कश्मीर और नेपाल पर विजय। फ्लीट और डॉक्टर वी.ए. स्मिथ का ये कहना है कि हर्ष ने नेपाल को भी जीता था, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। कुछ विद्वानों के अनुसार हर्ष ने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की। डॉक्टर मुखर्जी का ये कहना है कि हर्ष की सैन्य शक्ति का भय दिखाकर कश्मीर के शासक से भगवान बुद्ध का एक दान प्राप्त किया था, अतः कश्मीर उसके प्रभाव के क्षेत्र में रहा। फिर है पूर्वी अभियान। तो 637 ईस्वी के बाद हर्ष ने पूर्वी भारत के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए सैनिक अभियान किए। ह्वेनसांग की जीवनी से पता लगता है कि ह्वेनसांग के 643 ईस्वी कामरूप पहुंचने से पहले हर्ष ने कोगंद और बंगाल पर अधिकार किया। एक चीनी लेख के अनुसार 641 ईस्वी में मगध सम्राट की उपाधि उसने धारण की थी। उड़ीसा के संबंध में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि उसने उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की थी और उड़ीसा हर्ष के राज्य का एक अंग रहा था। हर्ष ने उड़ीसा के कोगंद या गंजम में एक महायान बौद्ध धर्म सभा भी बुलाई थी, जिसमें नालंदा के बौद्ध विद्वान शामिल हुए थे। इस सभा में हर्ष ने बौद्ध विद्वान जयसेन को उड़ीसा के 80 गांवों का 80 नगरों का राजस्व प्रदान किया था। तो इस प्रकार जो उड़ीसा है वह भी हर्षवर्धन के राज्य का एक भाग रहा था। तो इस प्रकार गंजम विजय हर्षवर्धन का अंतिम सैनिक अभियान माना गया है। फिर है साम्राज्य की सीमाएं। हर्ष का साम्राज्य कामरूप से कश्मीर तक और हिमालय से लेकर विंध्याचल तक फैला हुआ था। हर्ष का साम्राज्य कामरूप से कश्मीर तक और हिमालय से विंध्याचल तक फैला हुआ था। तो हर्ष के साम्राज्य की सीमाओं के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। तत्कालीन लेख अविश्वसनीय हैं, क्योंकि या तो वे अस्पष्ट हैं या फिर उन्हें बढ़ चढ़कर हर्ष की विजयों को दिखाया गया है। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने पंजाब, कान्याकुब्ज अर्थात कन्नौज, गौड़, मिथिला, उड़ीसा 5 प्रदेशों पर अधिकार किया था। दक्षिण भारतीय अभिलेखों के अनुसार सारे उत्तरापद या उत्तरी भारत का वह स्वामी था। इस आधार पर कुछ विद्वान हर्ष का साम्राज्य कामरूप से कश्मीर तक और हिमालय से विंध्याचल तक मानते हैं, लेकिन ह्वेनसांग के अनुसार उस समय कश्मीर, जालंधर, बेराट, मथुरा, कपिलवस्तु, कामरूप, महाराष्ट्र, वल्लभी, गुर्जर देश, बुंदेलखंड, ग्वालियर और सिंध जो थे स्वतंत्र राज्य रहे थे। अतः उत्तरी भारत के इन राज्यों को हर्ष के साम्राज्य का भाग नहीं मान सकते। तो इस प्रकार हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक प्रतापी और महान सम्राट हुआ, जिसने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कल हर्षवर्धन के सांस्कृतिक उपलब्धियां अर्थात कला साहित्य में योगदान और बौद्ध धर्म में योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।